A very good evening to everybody. I am Dr. Mona Dhingra, consultant endocrinologist at Udaipur. सो आप सबका आज के ईएसआई फेसबुक लाइव वर्कशॉप में स्वागत है। ये ईएसआई के एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि यह महीना जो हम डायबिटीज स्पेसिफिकली डायबिटीज डे मनाते हैं 14 नवंबर को, तो इस महीने हमने कंसंट्रेट किया है डायबिटीज और उससे रिलेटेड आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने का। जैसे आप सब जानते हैं डायबिटीज एक क्रोनिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और डायबिटीज में जहां दवाइयां खान पान की महत्वता उतनी ही है, सिर्फ दवाइयों से काम नहीं चलता, उसमें लाइफस्टाइल के बारे में जानना और क्या क्या नई डिस्कवरीज नई टेक्नोलॉजीज आई हैं जो हमारी इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा सरल बना दें, हमारी लाइफस्टाइल को हमारी लाइफ को और ज़्यादा ईजी बना दें, ये सब हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डायबिटीज न्यूअर टेक्नोलॉजीज एंड न्यूअर थेरेपीज। तो इसके लिए मैं आप सबके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी हमारी रिस्पेक्टेबल सीनियर फैकल्टी जो आज हमारे साथ है। सो आज सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर शशांक जोशी सर। ही इज़ अ सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्रोलॉजिस्ट एट लीलावती हॉस्पिटल मुंबई। वार्म वेलकम सर। और उसके बाद मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी डॉक्टर अभिजीत बोगरा सर। ही इज़ ऑल्सो सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्रोलॉजिस्ट at Manipal Hospital, Mangalore. A warm welcome, sir. And then I would like to introduce Dr. Rajesh Verma, sir. He is an associate professor at MGM Medical College, Indore. A warm welcome, sir. और लास्टली हमारी लास्ट फैकल्टी जो आज हमारे साथ है डॉक्टर श्रीनाथ पी शेट्टी। ही इज अ कंसल्टेंट एंडोक्रोलॉजिस्ट एट केएमसी हॉस्पिटल, मैंगलोर। A warm welcome to all of you, sir. जैसा कि मैंने बताया कि आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा डायबिटीज़ में न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ और न्यूअर थेरेपीज़ के बारे में। जैसा कि इस महीने के जो हमने हर सैटरडे में जो डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस किया, उसमें हमने टाइप ऑफ डायबिटीज़ के बारे में बात करी, हमने लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और ड्रग्स के बारे में बात की। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट्स की लाइफ को ईजी बनाने के लिए या उनको बेटर करने के लिए क्या क्या नई थेरेपीज़ आई हैं और क्या क्या न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ हैं। क्योंकि इंडिया के कंटेस्ट में आते ही सबसे पहले सभी लोगों के दिमाग में आता है कि ये कॉमन मैन के रीच में रहेगी या नहीं, और ये कितना फ़ायदा करेगी जनरल डायबिटिक पॉपुलेशन। तो वही मिथ्स हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे आज आप सबके साथ। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी मेरे पहले क्वेश्चन से डॉक्टर शशांक सर से, इफ ही इज़ देयर। आई थिंक हमारा इंटरनेट कनेक्शन से टूट गया है। सो डॉक्टर अभिजीत, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टू यू सर। आप what is the importance of newer diabetes technologies and therapies in Indian scenario, और कैसे बेसिक डायबिटीज टेक्नोलॉजीज ने हमें हेल्प किया है, बेसिक डायबिटीज टेक्नोलॉजीज ने टू इम्प्रूव आवर मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज सर। तो इस पे थोड़ा सा आप लाइट डालें सर। यस मैडम, अभी आप डायबिटीज में इतना एडवांसेस हो रहे हैं एंड हर 10 साल में आप देख रहे हैं इतना चेंजेस हो रहे हैं। हर साल हम देख रहे हैं we are seeing newer aspects of how we are managing diabetes. So first point मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये हमारा इंसुलिन का सिरेंज था ना, पहला we used to get ये ग्लास का सिरेंज, और वो ग्लास का सिरेंज हम ये स्टेरिलाइज करके यूज करके all वो सब चेंज हो गया अभी। And now we are now getting the simple insulin pen which has become more convenient to use. And what we are seeing, even with the size of the needles, all of these are changing on a rapid pace. So the needle ka size itna chota ho gaya, you can't even see it, and it is absolutely painless. So these are small little important changes ho rahe hain hamara diabetes management mein. It is definitely going to be beneficial for our end users. Next point हमारा glucometer का है। So पहला बहुत बड़ा था, and you needed to the way in which वो glucometer का calibration हो रहे थे और उसका accuracy भी बहुत अलग हो रहे थे। And so now what we are seeing is more accurate glucometers, easy to use, and the way in which these glucometers function automatically आपका phone में आ जाएगा because Bluetooth connectivity हो रहा है। So these are small changes that we are seeing in our day-to-day diabetes ka, what all we are using with diabetes. It is making a big difference for our users who are taking either insulin or using the glucometers. So these are small but very important changes which are giving them benefit. They're able to
understand their condition much more better because of the information that they are getting, and the ease of use and the ease of management has improved with this small improvement in technology. थैंक यू सर। राइटली सेड बाय डॉक्टर अभिजीत कि हमारे जो टेक्निकल इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं डायबिटीज़ मैनेजमेंट में, अगर हमने उन इंस्ट्रूमेंट्स को आज की लाइफ में यूज़ किया होता तो वी वुड हैव बीन नोइंग इन अ बेटर वे कि हाउ डिफिकल्ट इट हैज़ टू यूज़ देम, और आज कितना ईजी हो गई है हमारी लाइफ। राइटली सेड। So Shashank sir, you are here. So just a basic आपके ideas हम जानना चाहेंगे. What is the importance of newer diabetes technologies and newer therapies in management of diabetes in Indian scenario? In other words, it is really the need of the hour. क्योंकि हमारी कंट्री में हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं, तो जहाँ कहा जाता है कि बेसिक मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो पाती डायबिटिक पीपल को, तो कहाँ ये स्टैंड करती हैं टेक्नोलॉजीज और न्यूअर थेरेपीज? आपके आइडियाज के बारे में सर। सो मोनिका जी धन्यवाद। पहले तो मैं प्रशंसा करता हूँ एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया, डॉक्टर मोहन शेनॉय और पूरे ग्रुप की, कि आप ये जानकारी या अवेयरनेस प्रोग्राम वर्ल्ड डायबिटीज मंथ में कर रही है अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संगठन के द्वारा। तो इसका आपकी सबकी सराहना करता हूँ। और जैसे अभिजीत जी ने भी अभी बताया और मोना जी आप बता रही थी कि 30 साल पहले जब हम मधुमेह के मरीजों को ट्रीटमेंट देते थे तो उनके पास सिर्फ था इंसुलिन, मेटफॉर्मिन या फेनफॉर्मिन की टैबलेट रहती थी। केएम अस्पताल में मेरे को अभी भी याद है डीबीआई या मेटफॉर्मिन और क्लोरप्रोपामाइड करके एक टैबलेट रहती थी। शायद आप जब डीएम करते रह गए तो तब वो टैबलेट भी नहीं थी आपके पास। तो सल्फोनिलुरिया थे हमारे पास, मेटफॉर्मिन जैसी दवाई थी और इंसुलिन थे, 3 ही दवाई थी और कोई दवाई नहीं थी। अभी इतनी दवाई आ गई है कि कभी कभी एंडोक्राइन डॉक्टर जो हम सुपर स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ हैं उनको भी कंफ्यूजन होता है कि क्या दिए। तो पहली चीज ऐसी है कि जो दवाइयों में एडवांस हुआ है और भारतवर्ष में दुनिया के सबसे सस्ती दवाई मिलती है और सबसे आधुनिक दवाई भी मिलती है। तो भारतीय को जिनको मधुमेह होता है उनके पास सबसे हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट तो है ही ट्रीटमेंट के लिए, और उसके साथ लेटेस्ट दवाई भी मिलती है। तो 2 मेजर दवाइयों का एडवांस हुआ है। एक तो हम इंसुलिन देते हैं तो शुगर अटैक लो हो सकता है, और दूसरी बात यह होती है कि वजन बढ़ता है। तो एक GLP-1 इंसुलिन जैसा ही पेप्टाइड है और उसका इंजेक्शन और ओरल टैबलेट दोनों अवेलेबल है, और ये बहुत बड़ी एक एडवांस है डायबिटीज में। और इससे हार्ट प्रोटेक्शन भी होता है कोई कोई दवाई में, जैसे सेमाग्लूटाइड है या डुलाग्लूटाइड है, ये जो दवाई है। और ये सेमाग्लूटाइड दवाई टैबलेट द्वारा भी दी जाती है, महंगी है लेकिन जो गेम चेंजर दवाई आई है मधुमेह के मैनेजमेंट में या डायबिटीज के मैनेजमेंट में, ये है SGLT2 इनहिबिटर्स, जिससे पेशाब ज्यादा बार होता है। कभी कभी उससे फंगस का इन्फेक्शन भी हो सकता है लोगों को उनके प्राइवेट पार्ट्स पे, लेकिन ये SGLT2 इनहिबिटर से किडनी और हार्ट पे असर नहीं होता है। तो ये 2 नई आधुनिक दवाइयों से काफी कुछ बदला है माहौल, और नई नई इंसुलिन भी आ रही है, लेकिन ये मेन जो आया है ये 2 मेन दवाइयों का एक इम्पैक्ट है। उसके साथ डिजिटल और टेक्नोलॉजी, क्योंकि भारतवंश और चाइना में जो नंबर 1 और नंबर 2 देश है पूरे दुनिया में मधुमेह के साथ, एंड भारतवंश में हम टाइप 2 डायबिटीज और ओवरऑल डायबिटीज में जागतिक नंबर 2 है, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज में हम जागतिक नंबर 1 है। और हमारे पास अभी सबसे आधुनिक इंसुलिन अवेलेबल है, और हफ्ते में एक बार देने वाली इंसुलिन आयोडेक उसकी भी क्लिनिकल ट्रायल चालू है। तो ये एक बड़ा है। दूसरी टेक्नोलॉजी, इंसुलिन पंप अवेलेबल है हमारे यहाँ पे हमारे मरीजों को मॉनिटरिंग करने के लिए। जैसे अभिजीत जी बता रहे थे ग्लूकोज मीटर बड़े बड़े थे, अभी छोटे हो गए, आधुनिक हो गए, डायरेक्टली हमारे मोबाइल वॉच पे आ सकते हैं, वो ऐप पे आ सकते हैं। तो वो भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और कनेक्टिविटी बढ़ गई। तो अभी हमारे पास आधुनिक साधन है, और कॉम्प्लिकेशंस के लिए स्क्रीन करने के लिए भी आधुनिक साधन है, और ये अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और अवेलेबल भी है। लेकिन अभी भी एक मेरे को एक ही खंत है कि इतनी एडवांस हुई है डायबिटीज की दवाइयों में, टेक्नोलॉजी में, फिर भी लोग ना हमारा सुनते नहीं है। मैं आप सबके मार्फत से सब हमारे मरीज लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया पे मत जाइए। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन लेना अनिवार्य है, कोई बाबा या आयुर्वेदा पे नहीं जाइए आप।
क्योंकि वो क्या होता है कि वो जाते हैं, इंसुलिन बंद करते हैं और कभी कभी उन मौत भी हो सकती है। तो इसलिए टाइप 1 डायबिटीज को पूरे लाइफ इंसुलिन लेना बहुत जरूरी है। और कल ही एक बड़ी अनाउंसमेंट आई है कि एक इम्यूनोलॉजिकल, जैसे एंटीबॉडी रहती है, और हमने कोविड के टाइम काफी एंटीबॉडी की चर्चा की थी, वैसे एक एंटीबॉडी आई है जो टाइप 1 डायबिटीज डेवलप होने के पहले स्टेज में पॉजिटिव होगी तो वो स्टेज 2 टू स्टेज 3 में नहीं जा सकती है। वह वर्ष 8 के ऊपर या जो आदमी है या महिला है उनको ये एंटीबॉडी अमेरिका में देते हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है ये दवाई हवाई जहाज इतनी एक्सपेंसिव दवाई है। तो ये एक नई एंटीबॉडी आई है ट्रेज़ेपेटाइड, और ट्रेज़ेपेटाइड नहीं, सॉरी, ये टेलिजुमेब, और ट्रेज़ेपेटाइड करके और एक इंजेक्शन आया है हफ्ते में एक बार, जिससे 22% जैसे बैरिएट्रिक सर्जरी उतना भी वजन कम होता है। तो अभी हमारे पास वजन कम करने के लिए इंजेक्शन और टैबलेट्स है, जिससे मधुमेह लगभग निकल सकता है और बैरिएट्रिक सर्जरी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आधुनिक हमारे पास इंसुलिन और SGLT2 इनहिबिटर जैसे किडनी और हार्ट प्रोटेक्ट करने वाली दवाई है, और हमारे पास अभी टाइप 1 डायबिटीज लोगों के लिए भी एक आशा का किरण है कि 2 नंबर से 3 स्टेज पे नहीं जावे, इसके लिए एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है ये भी अवेलेबल अमेरिका में हुई है, काफी एक्सपेंसिव है, इंडिया में भी 1-2 साल में आएगी। तो जैसे चार्ल्स डिकन्स ने बोला था, मैं थोड़ा अंग्रेजी में बोलूंगा, वी आर इन बेस्ट ऑफ टाइम्स बट इन वर्स्ट ऑफ टाइम्स। बेस्ट ऑफ टाइम्स क्योंकि हमारे पास सब आधुनिक दवाइयां हैं, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। अभी हम स्ट्रीम यार्ड से ज्वाइन होते हैं, मेरे को डर लगता है स्ट्रीम यार्ड से, बिकॉज स्ट्रीम यार्ड कभी कभी कनेक्शन निकल जाता है तो पता नहीं चलता है मेरे को। तो हमारे मोहन जी हमारे गुरु है इसमें, ये सब पूरी एंडोक्राइन सोसाइटी के आप जो यंगस्टर्स है, आपको ये सब टेक्नोलॉजी, मोना जी आपको बहुत अच्छी तरह आती है, हमको तो नहीं आती, हम ही थोड़े बैकवर्ड है इसमें, लेकिन अभी जुड़ जाते हैं ये टेक्नोलॉजी के साथ। हमारे पेशेंट्स को भी यही दिक्कत आती है क्योंकि ये इजी नहीं है टेक्नोलॉजी से एक्सेस करना, लेकिन कोविड ने हमको सिखाया है कैसे टेक्नोलॉजी को उपयोग करके उनका फायदा हो। हमारी 2 ही मनोकामना है, एक तो कि हेल्थ लिटरेसी बढ़ाओ। IDF की ये साल की एक ही थीम है 2021, 22 और 23 में कि हेल्थ लिटरेसी बढ़ाओ और आयु बढ़ाओ मधुमेह के रोगियों की, यानी लाइफ स्पैन बढ़ाओ, क्योंकि नॉर्मली पर्सन लिविंग विद डायबिटीज एक 8-10 साल कम जीता है नॉर्मल लोगों से, और 2019 में हर साल 4 मिलियन डेथ्स होती थी डायबिटीज की वजह से, और 2021 में और 22 में, कल ही 14 तारीख को, जब अभी आज हमारी 19 तारीख है, जब मधुमेह के आंकड़े निकले तो डेथ रेट, मॉर्टेलिटी रेट 4 मिलियन से 6.8 मिलियन तक गया है। तो इतनी आधुनिक साधन होने के बाद भी लोगों की मौतों का प्रमाण बढ़ गया है, और उसका प्रमुख कारण है कि 50% लोगों को पता ही नहीं कि उनको मधुमेह है, और वो नई दवाइयों का एडवांटेज नहीं लेते हैं और सोशल मीडिया के मार्फत जाके ट्रैप हो जाते हैं ऐसे अल्टरनेटिव मेडिकेशंस, अल्टरनेटिव ट्रैप्स में, जिसमें उनको लगता है कि मधुमेह निकल जाएगा, और इंसुलिन वगैरह बंद करके फिर उनके मौत होने की भी संभावना बढ़ती है। तो हमारा एक ही ध्येय है कि मधुमेह लोगों को खुश रखना, उनको हेल्दी रखना और उनकी आयु या लाइफ स्पैन बढ़ाना। धन्यवाद। थैंक यू सर। आई थिंक इस हमारे पूरे सेशन का पूरा समरी और बहुत ही अच्छे से सर ने एक्सप्लेन कर दिया है फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। आई थिंक सर ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो फिर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे क्योंकि सर ने सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी होती है वो सब एक्सप्लेन की है। तो डॉक्टर राजेश, आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉकिंग अबाउट एडवांसमेंट इन डायबिटीज टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द मेजर ब्रेक थ्रू हैज बीन इंट्रोडक्शन ऑफ CGMS। मतलब डायबिटीज में जो नई डिस्कवरीज हुई हैं उसमें सबसे बड़ा एक डिस्कवरी है CGMS की। तो हाउ इट हैज चेंज डायबिटीज मैनेजमेंट एंड हु आर द आइडियल कैंडिडेट्स जिनको हमें ये लगाना चाहिए, या जो पब्लिक जानना चाहती है किसके लिए है आइडियली CGMS, किन को यूज करना चाहिए और इसकी क्या एडवांटेजेस हैं? नमस्कार। CGMS की बात करें तो जैसा कि नाम अपने आप में सजेस्ट करता है, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी सादी भाषा में कहें तो एक ऐसी डिवाइस जिससे हम पेशेंट का ग्लूकोज कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं। तो एक सिंपल लैंग्वेज में अपन बोले कि जैसे हम ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करते हैं, अगर ये एक फोटोग्राफ है तो CGMS एक वीडियो है। फोटोग्राफ में हमको उस समय की ब्लड ग्लूकोज लेवल पता चलता है और एक वीडियो में
कंटिन्यूअस डिस्प्ले होता है जब पेशेंट की ब्रेकफास्ट के टाइम शुगर क्या थी, लंच के टाइम शुगर क्या थी, डिनर के टाइम शुगर क्या थी, पिछले 3, 4, 5, 7, 14 दिन तक ब्लड शुगर क्या चल रही थी। तो सीजीएमएस एक ऐसी डिवाइस है, इसमें एक छोटा सा सेंसर होता है, इसके पार्ट्स हम बात करें तो ये करीब इसके साइज का एक सेंसर, ये एक बैच है, इसके साइज का एक सेंसर होता है जिसमें कि स्पेसिफिक एक एंजाइम कोटेड मटेरियल रहता है जिसको हम पेशेंट की आर्म्स पे लगा देते हैं और ये सेंसर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ग्लूकोज मेजर करता है। अब ब्लड ग्लूकोज और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के ग्लूकोज में करीब करीब 5 से 7 मिनट का फर्क रहता है और हमारे लिए क्लिनिकली प्रैक्टिकली यूजफुल होता है। अगर ये डिफरेंस भी है तो हम उसको मान के चलते हैं कि इतना डिफरेंस आएगा और ये डिवाइस को हम पेशेंट को लगा के रखते हैं। अभी डिवाइस जो है पेशेंट को 2 तरीके से लगाई जा सकती है। फर्स्ट इज ब्लाइंडेड एंड सेकेंड इज अनब्लाइंडेड। ब्लाइंडेड मीन्स पेशेंट को ये डिवाइस हमने लगा दी, पेशेंट 5 दिन, 7 दिन या 14 दिन तक ये डिवाइस को पहने रहता है, पेशेंट का ग्लूकोज मेजर होता रहता है और एट द एंड ऑफ प्रोसीजर जैसे कि 14 दिन बाद हम इस डिवाइस को रिलीज करते हैं, उसको हम उसका डेटा एक्सट्रापोलेट करते हैं और ये डेटा हमको ग्राफ्स, चार्ट्स, पाई डायग्राम्स और टेबल के रूप में हमको मिलता है। तो ये रिपोर्ट पेशेंट को हम इस तरह से दे सकते हैं और उसके अनुसार डॉक्टर पेशेंट की इंसुलिन डोज और शुगर कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, उसको मेजर करते हैं, ट्रीटमेंट में नेसेसरी चेंजेस करता है। और दूसरा तरीका रियल टाइम सीजीएमएस है। रियल टाइम सीजीएमएस में पेशेंट अपना ग्लूकोज जो है उसी समय पता कर सकता है। तो उससे यदि पेशेंट को शुगर लो हो रही है या शुगर बहुत हाई हो रही है तो उसके अलार्म भी सेट कर सकता है। तो इस तरह से पेशेंट की शुगर चेक की जा सकती है। अब मेन ये है कि किस पेशेंट्स को ये यूजफुल है। तो सबसे पहला टाइप 1 डायबिटीज, जो कि हम लोग साधारण भाषा में इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं, जिन पेशेंट्स जो बच्चों को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं और डेली सुबह दोपहर शाम 3 बार इंसुलिन लग रहा है या 4 बार इंसुलिन लगाना पड़ रहा है, उसके बाद भी पेशेंट की यदि शुगर लेवल एडिक्वेटली कंट्रोल नहीं आ रही है, या फिर ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड शुगर लेवल बहुत तेजी से कम हो रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, या फिर कि रात में शुगर कम हो जाता है, या फिर ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज जो कि टाइप 1 डायबिटीज की हो, प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, या फिर कि प्रेगनेंसी हो गई है उसके बाद डायबिटीज पता चली, तो ऐसे पेशेंट को सीजीएम लगाया जा सकता है। मेन एडवांटेज सीजीएम डिवाइस का ये है कि पेशेंट की ग्लूकोज वैल्यू फ्रीक्वेंटली हम मॉनिटर कर सकते हैं, पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इसमें अगर हम अलार्म सेट कर दें तो अलार्म से शुगर लो होगी, पेशेंट को पहले ही अलार्म से पता चल जाएगा और हम हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। मेन ड्रॉबैक्स या बैरियर्स ऑफ थेरेपी ये है कि इसके बारे में कई बार जनरल फिजिशियंस या उतना पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है। पेशेंट कई बार नई थेरेपी को यूज़ करने से थोड़ा सा घबराता है और खास करके वो थेरेपी जब महंगी हो। जैसे ग्लूकोमीटर की बात करें तो ग्लूकोमीटर के एक स्टेप 12, 15, 16 या 18 रुपए की आती है। यदि पेशेंट उसको इस्तेमाल कर रहा है तो 12-15 रुपए उसको इजीली लगता है। लेकिन यदि हम अगर इसकी सीजीएमएस की बात करें उसका सेंसर 2-2.5 हजार रुपए का आता है, तो जो कि 12-15 दिन अपन उसको यूज कर सकते हैं या 3 दिन 5 दिन में यूज करना होता है, तो थोड़ा सा रिलेटिवली कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन ये पेशेंट की एजुकेशन पर डिपेंड करता है, पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, हम उसको अगर सही तरीके से समझाएं तो वो उसको यूज करेगा। तो इस तरह से सीजीएमएस जो है वो ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम और ग्लूकोज कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। थैंक यू डॉक्टर राजेश। जैसे डॉक्टर राजेश ने हमें सही डिटेल में समझाया कि सीजीएमएस कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं और ये जनरल पब्लिक के अप्रोच में है। आप किसी भी छोटे शहर में रहते हैं या बड़े शहर में रहते हैं और आपकी अगर शुगर वैल्यूज़ बहुत ऊपर नीचे रहती हैं तो आप इस फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। अपने एंडोक्रोलॉजिस्ट या फिजिशियन से आप जरूर कंसल्ट करके इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसी से आगे मैं क्वेश्चन डॉक्टर श्रीनाथ से पूछना चाहूँगी। डॉक्टर श्रीनाथ, आजकल जिन इंडेक्स पे या जिन टेस्ट के बेसिस पे हम शुगर की ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा है मरीज को ये बताते हैं, उसमें पहला नंबर आता था HbA1c का। पर आजकल जो एडवांसमेंट्स हुई हैं उसमें HbA1c से भी ऊपर बात की जाती है TIR, टाइम इन रेंज की। तो मैं चाहूंगी आप हमारी जनरल पब्लिक को बताएं कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं HbA1c की, जिनमें हमें TIR या टाइम इन रेंज के बारे में, इसको यूज करने के बारे में सोचना चाहिए। थोड़ा सा इसके बारे में आपसे इंफॉर्मेशन चाहेंगे। यस मोना जी। सो जब हम शुगर चेक करते हैं, हमारा मेन रीज़न क्या होता है कि हमारा शुगर कंट्रोल है या नहीं, और लॉन्ग टर्म हमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए, उसको अवॉइड करना है, तो इसके लिए हम लोग करते हैं। सो पहले के ज़माने में इफ़ यू सी, लोग यूरिन में ग्लूकोज चेक करते थे, उसमें आपको कलर चेंजेस में पता चलता था कि शुगर कितना जा रहा है यूरिन में। बाद में फास्टिंग शुगर, पोस्ट प्रैंडियल शुगर चेक करने लगे, और लास्ट 10-15 ईयर्स में आप देखेंगे तो HbA1c इज़ बिकम मोर कॉमन।
जहाँ पर ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन आपको लास्ट 3 महीने का शुगर बताता है। सो आप HbA1c करेंगे तो लास्ट 3 महीने का HbA1 शुगर अच्छा है या नहीं ये पता चलेगा। सो 7 के अंदर है तो अच्छा है। बट ऑफ लेट बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है कि ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी के बारे में। सो अगर 2 लोगों का HbA1c 7.2 है, एक को कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा है, जैसे उसको ऑलरेडी रेटिनोपैथी और नेफ्रोपैथी हो गया है और दूसरे आदमी को नहीं हो रहा है। सो ये डिफरेंस कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दोनों को HbA1c सेम है? सो दैट्स वेयर द ये ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी आता है। सो फॉर एग्जांपल एक का शुगर 300 तक जाता है हाईएस्ट, बट लोएस्ट 60 तक भी जाता है। दूसरा आदमी का हाईएस्ट सिर्फ 180 तक जाता है, लोएस्ट सिर्फ 80 तक जाता है। सो उसका जो रेंज है कम है, whereas दी फर्स्ट वन जिसका है उसका रेंज ज़्यादा है, बट एवरेज जो है दोनों का सेम है। सो जिनका ये शुगर का रेंज ज़्यादा है, मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट का बीच का अंतर जो है ज़्यादा है, उन लोगों में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा दिखाई देते हैं। सो इसको हम लोग ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी बताते हैं। सो जिनका ये ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी बहुत सारे कारण से ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे कि कुछ दवाई में ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे कि पुराने ज़माने में हम लोग ग्लिबेनक्लाबाइन यूज़ करते थे, सो उसमें ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। सो नया ड्रग्स जो सर ने अभी बताया SGLT2 इनहिबिटर, GLP-1, इसमें सब ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी कम है। फूड में भी आप अगर हेवी मील, कार्बोहाइड्रेट मील सडनली करेंगे तो ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी ज़्यादा रहेगा। सो इसको मेजर कैसे कर सकते हैं? सो मेजर करने के लिए हम लोग CGMS यूज़ करते हैं। CGMS डिवाइस जैसे कि डॉक्टर राजेश ने बताया, यूजुअली एक सेंसर रहता है जो आपका इंटरस्टिशियल ग्लूकोज हर प्रेडिक्टेड टाइम में चेक करता है और आपको डेटा देता रहता है। सो इसमें हमको टाइम इन रेंज बोल के एक मिलता है। टाइम इन रेंज मतलब आपका शुगर 70 to 180 के बीच में कितना टाइम रहता है? इज इट 50% ऑफ द टाइम, 70% ऑफ द टाइम, इज इट जस्ट 20% ऑफ द टाइम? सो अगर ये टाइम इन रेंज 70% तक है तो इट इज़ वेल एंड गुड। नेक्स्ट यू हैव समथिंग कॉल्ड टाइम अबव रेंज, मतलब 180 के ऊपर कितना रहता है। नेक्स्ट टाइम बिलो रेंज मतलब 70 के कम कितना रहता है। सो ये टाइम इन रेंज जितना ज़्यादा है उतना आपका कॉम्प्लिकेशंस कम है, स्पेशली डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो डायबिटीज़ से आंख में जो स्पॉट्स आते हैं, और डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो इनिशियली आपको प्रोटीन लीक होता है, बाद में आपका क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर श्रीनाथ। सो जैसा डॉक्टर श्रीनाथ ने बताया कि हम लोग बहुत समय से HbA1c को यूज़ करते आ रहे हैं और हम सब HbA1c पे भी एज अ क्लिनिशियंस ऑल्सो रिलाई ऑन HbA1c। बट कहीं ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि पेशेंट का HbA1c भी कंट्रोल में रहता है, फिर भी वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ बढ़ता जाता है, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस का। तो उन पॉइंट्स को, उस स्टेज तक को प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है कि हम इन सब फैक्टर्स कि कब हमारी शुगर हाइपो में जाता है या कब बहुत ज़्यादा हाइपर जा रही है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी, उसको ही पकड़ने के लिए टाइम इन रेंज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये CGMS के द्वारा ही आप अपनी टाइम इन रेंज के बारे में पता कर सकते हैं, जिसका डिटेल में अभी डॉक्टर राजेश ने बताया हमें। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ती हूँ। डॉक्टर अभिजीत, जैसा हम जानते हैं कि अभी हमने इंसुलिन की डिस्कवरी के 100 साल पूरे किए हैं, और तो आप हमें प्लीज़ डिटेल में बताएं कि अब उस टाइम से लेके आज तक हमने इंसुलिन में क्या-क्या नई एडवांसमेंट्स हुई हैं और उसने किस तरह से इंडियन पॉपुलेशन, डायबिटिक पॉपुलेशन को हेल्प किया है? कितनी एडवांसमेंट तक हम पहुँचे हैं? So insulin is one of the most important discoveries when it came to diabetes. So almost now we are spending 100 years इस celebrations में हम 100 years पूरा हो चुका है. And शुरू में how they were getting that insulin, it was the insulins were got from animal sources, and how that insulin was working. So in this 100 years, so a lot of work has gone in to this whole technology of how this insulin was first, from where were we getting it from, and then the whole aspect abhi aapka human insulins was the next breakthrough
of the insulin. What the human insulins did for us is वो side effects हो रहे थे, वो animal insulins में वो कम हो रहे थे, and how the body was reacting to the insulin when it was injected also was we were seeing better results. Then further advancement was in analog insulins. So वो insulin का structure होता है ना, so the scientists were looking at creating now from human insulin to recreating this whole process of this insulin creation into a artificial formulation. And simple in the insulin, once they were making this insulin in the labs, they were adding components to the insulin so that how the insulin was working inside the body was different. So a lot has changed over the 100 years. So now when you talk about newer insulins, आपका newer insulins में क्या advantage आ रहे हैं? So पहला हमारा immune insulins अभी भी है, and the cost advantage of human insulin बहुत important है. Indian scenario में हम हर वक्त cost के ऊपर बहुत ध्यान देना है. And so it makes a difference. But what is the advantage हमारा newer insulins में आ रहे हैं? So the way in which it works. So we are having ultra fast acting insulin. So when the insulin is injected, the way it is quickly reacting and the whole profile in which the insulin works is starting to mimic हमारा own body का insulins क्या होते हैं ना, ऐसा mimic हो रहा है. And when you look at now further insulins, दो तरीका का insulins होते हैं. एक basal insulins होते हैं, वो पूरा दिन काम करते हैं, और short acting insulins देते हैं, या bolus insulins हम देते हैं. So ये दो तरीका का insulins भी अलग अलग टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हो रहे हैं. ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये इंसुलिन्स में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. सो द बिहेवियर ऑफ दिस इंसुलिन इज बिकमिंग डिफरेंट. सो पहला हमारा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स यूज्ड टू वर्क फॉर 24 hours. So like insulin glargine. Now we are getting even ultra long acting insulins which can work for 48 hours. So what advantage are these insulins giving us? पूरा दिन आपका बेसल का इंसुलिन होते हैं, वेरिएबिलिटी भी बहुत कम होते हैं. नेक्स्ट हमारा वो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन्स में, as I mentioned, ultra fast acting and even super fast acting insulins are going to be coming in the next few years. So these insulins give us that flexibility. So before we eat, and when we talk about fast acting insulins, so in cases in certain conditions like elderly population or in people having kidney ka problem, so the insulins used to act a longer duration. With a shorter acting insulin, the duration of action is much more less. So the chances of you going into hypoglycemia is also much less. Then the convenience with this ultra fast acting insulin is you can also give it after eating food as well. And what they have done seen in studies that the overall A1C control क्या मिल रहा है खाने से पहले देने से and खाने के बाद with the short acting insulin is almost similar. So and quite often people using insulin, most common साइड इफेक्ट क्या बोलते हैं, बहुत जल्दी हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, रात में हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है. सो ये नया जनरेशन इंसुलिन्स में यही हमारा एडवांटेज आ रहा है. सो लेसर चांसेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, बेटर एक्शन ऑफ द इंसुलिन व्हिच इज मिमिकिंग द ओन बॉडीज इंसुलिन. So these are two advantage that we are seeing with these new generation insulin. Then the third bigger advantage is quite a lot of times insulin इतने बार लेना है बहुत मुश्किल हो रहा है. So the number of times we have seen patients, they will not be using insulin as frequently as we have told them, because again adherence to therapy मुश्किल हो जाता है, because again they may be working, they may be having some kind of challenge. So now we are getting weekly once insulins as well. So the technology is changing in which we are getting this kind of changes. And the next other advantage we are starting to get with the insulin technology is inhaled insulins. Now that is again US market में आ रहा है अभी. Certain major insulin manufacturers and major pharmaceutical companies in India also are planning to bring this inhaled insulin. So this inhaled insulin is a short acting insulin. It is given with the meals, and so this again prevents us from giving us multiple injections when we are giving before the meal. So it can replace that invariably. Inhaled insulins, again, there's a small challenge. We need to be looking at lung functions. We need to be testing for lung functions. So that is one aspect. Oral insulin, again, it came as well as the research is still ongoing. So these are some of the basic advantages
and newer advances that we are seeing with regard to insulin, and definitely it is the whole way in which this technology is advancing is been rapid in the past 10 years, and even the insulin delivery also has changed. When you talk about our simple insulin pens, now we have auto pens which come in, we have needleless pens that are there. So these are advantages that we are starting to see with the change in technology, and it is definitely going to benefit all our patients using insulin. Thank you, sir. Thank you, Dr. Abhijit. So I think the rightly said, दो मेन एडवांटेजेस जो हमें ध्यान रखनी है कि न्यूअर इंसुलिन से हमें क्या एडवांटेजेस मिल रही हैं. एक तो चांसेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया एंड ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है न्यूअर एनालॉग्स से. और कॉस्ट की बात करें, क्योंकि एज एन इंडियन कंटेस्ट हमें कॉस्ट भी बहुत मैटर करती है पेशेंट्स के लिए, तो इन लॉन्ग टर्म दे आर कॉस्ट इफेक्टिव. अगर हम उनकी एडवांटेजेस HbA1c रिडक्शन की बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट डिफरेंस नहीं आता है rather than talking about the basic insulins जो हम पहले यूज़ करते थे. So I will go to our next question to Dr. Shashank sir. Sir, pregnancy is a very typical issue, is a very sensitive time when the whole family is concerned. It's not the individual, whole family का concern हो जाता है. And अगर उसके साथ डायबिटीज़ हो तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एंड क्रिटिकल मैनेजमेंट हो जाता है. तो ये न्यूअर थेरेपीज़ जो हैं और डायबिटीज़ की टेक्नोलॉजीज़ हैं, इन्होंने हमें कहाँ तक हेल्प किया है कि हम प्रेगनेंसी विद डायबिटीज़ में कुछ इम्प्रूवमेंट्स ला सकें ओवरऑल मैनेजमेंट में से? तो उमा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका. इनफैक्ट गर्भवती स्त्रियों में मधुमेह सबसे ज़्यादा पूरा दुनिया में, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ या मधुमेह गर्भवती स्त्रियों में जो होता है, सबसे हाईएस्ट इंसिडेंस इंडिया में है. और 20% हमारी जो प्रेगनेंसी है उसमें ये जेस्टेशनल डायबिटीज अभी देखा पाया है. उसका प्रमुख कारण है कि दुनिया की हम नंबर 2 कंट्री है टाइप 2 डायबिटीज की. तो प्रेगनेंसी की जो सेकंड ट्राइमेस्टर है ये स्ट्रेस टेस्ट जैसी होती है, और वहाँ पे पहले 3 महीने में काफ़ी उल्टियाँ होती है, मॉर्निंग सिकनेस होता है. उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम माँ को डबल खाना खिलाते हैं, बच्चे के लिए और खुद के लिए ऑलमोस्ट कैलोरी कंटेंट डबल कर देते हैं. तो सबसे सहज प्रकार जो है एक एजुकेशन उनको समझा के बोलना कि कम खाना, वक्त पे खाना, सही खाना, और कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट की जो सेवन करने की मात्रा है कम करना. ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा एडवांस यही है कि उनको समझाना कि आप सही वक्त पे कम खाना, बहुत ज़्यादा डबल नहीं खाना. आपके जो बच्चा है आपके गोद में, उससे कोई हानि होने वाली नहीं. और उसमें क्या है कि हमारे यहाँ बहुत रस्में हैं अलग अलग प्रांतों में. तो मीठा खाना दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट खाना दिया जाता है, पौष्टिक खाना दिया जाता है, और हमको पता ही नहीं चलता है कि ये हानिकारक है बच्चों के लिए. दूसरी बात है कि आपने बहुत महत्वपूर्ण बताया कि चेकिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आंकड़े हैं, नॉन प्रेग्नेंट आंकड़े हैं और प्रेगनेंसी के आंकड़े, उसमें बहुत फर्क है. प्रेगनेंसी में जब मधुमेह होता है तो हमको फास्टिंग शुगर की मात्रा 90 के नीचे रखनी चाहिए. 2 घंटे पश्चात खाने के बाद की शक्कर की मात्रा जो है 120 के नीचे रखनी चाहिए. और 3 महीने की जो एवरेज शुगर की A1C, जैसे अभिजीत जी ने, राजेश जी ने, सीना जी ने जिक्र किया, वो 5.86 के नीचे रखनी अनिवार्य है. 6.5 तो ऊपर लेवल का टारगेट है. तो ये तीनों का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. 90% गर्भवती स्त्रियों में आहार व्यायाम से ये हम कर पाते हैं, लेकिन 10% लोगों में जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज होता है उनको हमको इंसुलिन देना पड़ता है. लेकिन अभी करंट रिसर्च ये भी बताता है कि हम मेटफॉर्मिन दे सकते हैं. इनफैक्ट मेटफॉर्मिन अभी प्रेगनेंसी के जेस्टेशनल डायबिटीज में अप्रूव हो भी गया है, और उसका ये सबसे एक लेटेस्ट एडवांस है. मेटफॉर्मिन के साथ आप सिंगापुर की जेस्टेशनल डायबिटीज की गाइडलाइन देखेंगे तो उन्होंने अकारबोस को भी अप्रूव किया है, जो एक स्टार्च ब्लॉकर है. तो ये 2 दवाइयां, और एक ग्लिबेनक्लमाइड करके बहुत जूनी दवाई है, उसकी भी एक इंडिकेशन होती है. लेकिन दवाइयों से हम नॉर्मली गर्भवती स्त्री की शक्कर कंट्रोल नहीं करते.
तो टेक्नोलॉजी के द्वारा हम वो CGM पैच, जैसे अभिजीत जी और बाकी लोगों ने बताया, वो अटैच करके हमको एक 24/7 एक चित्र बन जाता है हमारे सामने कि शुगर कंट्रोल कैसी है, ऊपर नीचे कितनी हो रही है। इससे एक सुविधा होती है और इंसुलिन दिया जाता है, और इंसुलिन से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। और आधुनिक जो इंसुलिन के बारे में आप सब लोग ने जो जिक्र किया, जिसको हम एनालॉग इंसुलिन बोलते हैं, उसमें कोई एनालॉग्स बहुत उनका भावी रहते हैं प्रेगनेंसी में, उनका कोई हानिकारक इफेक्ट नहीं होता है गर्भवती स्त्री पे, और इंसुलिन से हम काफी बार कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सहज रीत्या आपको मधुमेह और गर्भवती स्त्री का कंट्रोल करना है, तो हमारी एक जूनी एक सेइंग है कि आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर लेते हैं तो वो हाफ स्प्लिट करिए और 2 घंटे के गैप रखिए। ये सबसे इजी है, क्योंकि वो प्रेंडल पीक आएगी ही नहीं फिर आपको, क्योंकि हर एक लोगों के पास ना रहता है शुगर चेकिंग की मशीन, ना रहती है इंसुलिन। ये करेंगे तो 50% तो GDM उसे ही सेटल हो जाता है। और फिर उनको बोलना चाहिए कि एक भी शक्कर ज्यादा होती है तो वो बच्चे के लिए हानिकारक होती है, और वो बच्चे के लिए हानिकारक होगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि एक शुगर ज्यादा जब होती है तो बच्चे के फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है और इंट्रायूट्राइन डेथ भी हो सकता है। तो जब हम ये गर्भवती स्त्री और उसके आजू बाजू लोग रहते हैं उनको बताते हैं कि शुगर की मात्रा टाइट कंट्रोल करना प्रेगनेंसी में बहुत जरूरी है, तो लोगों को फिर थोड़ी जागरूकता आती है, तो वो कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अच्छी शुगर हम मेंटेन करेंगे तो बच्चे की जान नहीं जाएगी, अच्छा हेल्दी बच्चा होगा और मदर की लाइफ भी प्रोटेक्टेड रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शक्कर की मात्रा 90% के नीचे, 90 मिलीग्राम % के नीचे फास्टिंग होनी चाहिए, BP 120 के नीचे होनी चाहिए, 3 महीने की एवरेज शुगर 6% के नीचे होनी चाहिए। हालांकि हम 3 महीने की शुगर बार बार नहीं करते, और फ्रक्टोजामिन अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल नहीं है, और CGM का काफी हम यूज करते हैं अफोर्डेबल पेशेंट्स में, और एनालॉग इंसुलिन का भी हम काफी यूज कर सकते हैं। लेकिन आहारों पे यानी डाइट पे, एक्सरसाइज पे, एक्टिविटी पे और स्ट्रेस कम करने से काफी बार हम एजुकेशन के द्वारा, कनेक्टिविटी द्वारा उनको हैंड होल्ड कर सकते हैं। और उनके गायनेकोलॉजिस्ट से भी बात करनी बहुत जरूरी है, और हमारा ये दायित्व है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट लोगों का, और इसलिए हम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट सोसाइटी को भी प्रशंसा करते हैं उनको कि कनेक्टेड रहना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, कि कंटिन्यूसली उनको मार्गदर्शन करके प्रेगनेंसी वाला डायबिटीज ठीक कर सकते हैं। अभी दूसरा एक जिक्र करना चाहता हूँ मोना जी, कि कई स्त्रियां ऐसी है जिनको पहले से ही डायबिटीज होता है, मधुमेह होता है, और वो प्रेग्नेंट होती है। जैसे किसी को टाइप 1 डायबिटीज होगा, या किसी को टाइप 2 डायबिटीज होगा, या किसी को सेकेंडरी डायबिटीज होगा। तो इनमें 3 महीने की एवरेज शुगर एटलीस्ट 6.5 या 7% के नीचे होनी बहुत जरूरी है। और उनकी जो दवाइयाँ चलती है उसमें काफी दवाइयाँ प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, और उनको हमको इंसुलिन पे बेसल बोलस रेजिमेन या प्रीमिक्स इंसुलिन पे जाना पड़ता है। और उनमें पर्टिकुलरली टाइप 1 डायबिटीज में CGM जो जिसका जिक्र किया था हमारे सब बांधवों ने यहाँ पे, तो उसकी बहुत जरूरी है कि ये यूज करके इनका नियंत्रण, शुगर का नियंत्रण, टाइट कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, बच्चों के जान के लिए और स्त्रियों के जान के लिए। इसलिए अभी ये जो मधुमेह गर्भवती स्त्रियों में होता है, इसकी टाइट कंट्रोल करने के लिए हमारे पास हथियार है एजुकेशन, पहला हथियार, दूसरा टेक्नोलॉजी और मॉनिटरिंग, तीसरा है डाइट, चौथा है इंसुलिन। एंड टैबलेट्स का जिक्र हम करते हैं सिर्फ मेटफॉर्मिन के संदर्भ में, बाकी टैबलेट्स हम बहुत इजीली यूज नहीं करते हैं। और मेटफॉर्मिन का जो डाटा है वो अभी भी इमर्जिंग डाटा है, वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर नहीं है। तो स्टैंडर्ड ऑफ केयर अभी भी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी है, मॉनिटरिंग है, और नए नए आने वाले आधुनिक इंसुलिन, जिसको हम मॉडर्न इंसुलिन एनालॉग बोलते हैं, यही है। धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसा डॉक्टर शशांक सर ने हमें बताया कि प्रेगनेंसी और डायबिटीज को मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है, पर पेशेंट को और उसके साथ के रिलेटिव्स को गाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसुलिन का नाम लेते ही वो सब टेंस्ड आउट हो जाते हैं। तो जैसा आपने सही बताया कि दवाइयाँ ज़रूर अवेलेबल है, बट जो बेस्ट मैनेजमेंट जो स्टडीज़ में अवेलेबल है वो इंसुलिन से ही है।
तो उससे डरने के बजाय उसका एफिशिएंट यूज़ करें और डॉक्टर से सलाह लें जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी एडवांस्ड है और अच्छे से शुगर मैनेजमेंट से आप हेल्दी बेबी और हेल्दी मदर दोनों ही एंड रिजल्ट्स में हमें मिलेगा। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ती हूँ, डॉक्टर राजेश। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसुलिन पंप थेरेपी, अभी हमने इंसुलिन की डिस्कवरी के बारे में बात की और उसके बाद की एडवांसमेंट्स हैं इंसुलिन पंप थेरेपी, और ये कुछ नया नहीं है, काफ़ी सालों से इंडिया में यूज़ होता है, पर अभी तक बेसिक नॉलेज जो डायबिटिक पेशेंट्स की है इस फील्ड में बहुत कम है। तो आप प्लीज़ हमें गाइड करें कि आइडियली ये किन पेशेंट्स के लिए होता है और इसकी क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इंसुलिन पंप, जैसा कि नाम अपने आप में सजेस्ट करता है, इंसुलिन पंप यानी कुछ ऐसी डिवाइस जिससे इंसुलिन को पंप किया जा सके। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन कंटिन्यूसली रूप से दे सकते हैं, इसको हम CSII बोलते हैं या फिर कंटिन्यूस सब्क्यूटेनियस इंसुलिन इन्फ्यूजन। इस इंस्ट्रूमेंट के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इंसुलिन पंप, ये करीब छोटे से मोबाइल के साइज का, जो पुराने टाइम के मोबाइल देते थे बिना नॉन स्मार्टफोन, उसके साइज की एक डिवाइस होती है। इसमें पर्टिकुलरली कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि LCD स्क्रीन होता है, कुछ एक बटन्स होते हैं, एक बैटरीज लगी होती है और एक इंसुलिन का रिजर्वायर होता है। इस इंसुलिन रिजर्वायर में एक बार में हम 300 यूनिट रेगुलर इंसुलिन भर सकते हैं और ये इंसुलिन 2 से 3 दिन में हमको चेंज करना हुआ है। इस इंसुलिन से पेशेंट की बॉडी में कनेक्ट करने के लिए एक इन्फ्यूजन सेट होता है और एक इन्फ्यूजन सेट को लगाने वाली एक डिवाइस होती है। इस तरह से पेशेंट को हम इंसुलिन कंटिन्यूसली डिलीवर कर सकते हैं। ये इंसुलिन डिलीवरी डिवाइस की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये इसलिए क्योंकि हमारी नॉर्मल बॉडी में इंसुलिन रिलीज होने के दो तरीके होते हैं। एक इंसुलिन रिलीज होता है जो कि हम लोग खाना खाएं चाहे खाना नहीं खाएं, ये हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली रिलीज होता जाता है, जिसको हम बोलते हैं बेसल इंसुलिन। और दूसरा इंसुलिन रिलीज होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो विद द फर्स्ट बाइट ऑफ मील द इंसुलिन स्टार्ट्स रिलीजिंग। तो खाना खाने के जस्ट बाद में जो शुगर बढ़ती है उसको मेंटेन करने के लिए जो बॉडी में इंसुलिन होता है, इसको मील टाइम हम इंसुलिन बोलते हैं या फिर प्रेंडियल इंसुलिन बोलते हैं या फिर बोलस इंसुलिन बोलते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, जैसे कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में होता है, टाइप 1 डायबिटीज जिसको हम बोलते हैं, तो यदि उसमें पेशेंट को इस तरीके से इंसुलिन दिया जाए जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजी से मिलता जुलता है, तो उसके लिए हमको इंसुलिन इन्फ्यूजन पंप की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये इंसुलिन पंप किस पेशेंट में सबसे आइडियली दिया जा सकता है? सबसे पहला तो ऐसे पेशेंट टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट जिनको इंसुलिन लगाना पड़ रहा हो, दिन में 3 से 4 बार लगाना पड़ रहा हो, 3 से 4 बार शुगर चेकअप करनी पड़ रही हो, उसके बाद भी शुगर अच्छे से कंट्रोल में नहीं आ रहा हो, या तो वो पेशेंट्स हो। पेशेंट्स हाईली एजुकेटेड और मोटिवेटेड होना चाहिए, अफोर्डिंग पेशेंट होना चाहिए, क्योंकि ये डिवाइसेस थोड़ी सी कॉस्टली आती हैं। तो यदि ऐसा पेशेंट है और ये पेशेंट कंटिन्यूसली डॉक्टर के टच में भी रहना चाहिए, तो अगर ये पेशेंट इतना मोटिवेटेड है तो ऐसे पेशेंट को अपन इंसुलिन पंप एडवाइस कर सकते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट जिनमें कि बहुत तेजी से शुगर ऊपर नीचे हो रहा हो, या फिर शुगर बार बार डाउन हो जाती हो, रात में हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा हो, या फिर कि शुगर डाउन हो रही हो, पेशेंट पता भी नहीं चलता हो, सीधे बेहोशी की हालत हो जाती हो, ऐसे पेशेंट में, या फिर कि स्पेशल पॉपुलेशन जैसे कि प्रेगनेंसी है, टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट प्रेग्नेंट हो रहे हैं या प्रेगनेंसी के बाद में, तो ये इस टाइप के है, या फिर कंपटीशन में कॉम्पिटिटिव एथलीट्स वगैरह होते हैं, तो ऐसे पेशेंट में हम दे सकते हैं ये। या फिर टाइप 2 डायबिटीज की बात करें तो ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें इंसुलिन पंप हम एडवाइस करते हैं, जैसे कि शिफ्ट वर्कर्स होते हैं, या फिर कि जिनका लॉन्ग ट्रैवल होता है, 2-2 3-3 दिन की ट्रैवल होती है, टूरिंग जॉब होती है, या फिर के जो पेशेंट इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के बाद भी शुगर इजीली कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और ऐसे पेशेंट में हम इंसुलिन पंप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मेन एडवांटेज है, नेचुरल इंसुलिन रिलीज की तरह बॉडी में पेशेंट इंसुलिन जाता है तो ब्लड शुगर इजीली कंट्रोल रहता है। शुगर कभी भी डाउन हो तो हम उसको इजीली इंसुलिन की डोज को मॉडिफाई कर सकते हैं। 1-2 बैरियर्स हैं जो उसको यूज करने से हमको थोड़ा सा रोकते हैं, जैसे कि पेशेंट की इंसुलिन पंप की कॉस्ट जो है, अगर हम सिरिंज से इसको कंपेयर करें तो सिरिंज में इंसुलिन लगाना 1,500-2 हज़ार की थेरेपी पर महीने की हो जाती है। अगर सिरिंज और पंप से लगाया जाए और पेन से भी लगाया तो 2-2.5 हज़ार में पर मंथ की थेरेपी एक एवरेज टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट की लग जाती है। लेकिन इंसुलिन पंप है, इसमें कार्ट्रिज है, इंसुलिन पंप है, उसमें उसकी जो कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं, ये कुछ हजारों से लेकर कुछ लाख तक आती हैं। तो इस तरह ये काफ़ी कॉस्टली अफेयर हो सकता है, और प्लस साथ में पेशेंट उतना एजुकेटेड भी होना चाहिए जो ये पेशेंट इंसुलिन इंजेक्शन, इंसुलिन पंप को इजीली यूज़ कर सके। तो ये ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा कि इंसुलिन पंप एक बहुत अच्छी डिवाइस है, और यदि पेशेंट इसको अफोर्ड कर सकता है तो उसको ज़रूर लेना चाहिए।
थैंक यू सर, थैंक यू। तो जैसे डॉक्टर राजेश ने हमें बताया कि इंसुलिन पंप इज मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसको एज अ वेरी हाई एडवांस टेक्नोलॉजी माने। टाइप 1 डायबिटिक के बहुत से मरीज आजकल हम देखते हैं जो कि इंसुलिन पंप पे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो इसी में आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं डॉक्टर श्रीनाथ से। डॉक्टर श्रीनाथ, आर्टिफिशियल पेनक्रियाज और क्लोज लूप सिस्टम, बहुत सी हमारी पब्लिक इसके बारे में नहीं जानती होगी, बट आई थिंक टाइप 1 डायबिटिक्स ने कभी गूगल किया हो तो ज़रूर इसके बारे में पढ़ा होगा। तो इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे कि इंडियन कंटेस्ट में ये कितना कारगर है और कितनी कितने इजीली कितना कहाँ तक ये इंडियन सिस्टम में हम यूज़ कर सकते हैं टाइप 1 डायबिटिक पॉपुलेशन में। ओके, तो ये क्लोज्ड इंसुलिन पंप सिस्टम या आर्टिफिशियल पैंक्रियास, ये क्या करता है, ये हमारा पैंक्रियास को रिप्लिकेट करने का ट्राई करता है। So, हमारा पैंक्रियास क्या करता है, ये ग्लूकोज को सेंस करता है। जब हमारा ब्लड में शुगर ज़्यादा होता है तब वो इंसुलिन प्रोड्यूस करके बाहर भेजता है, एंड दैट्स व्हेन द शुगर कम्स डाउन। और जब शुगर कम हो रहा है हमारा बॉडी, हमारा खाना सब हो गया, तब वो इंसुलिन प्रोडक्शन को कम करता है। सो सेम वे हम रिप्लिकेट करने का ट्राई करते हैं। तो एक सेंसर रहता है जो आपका शुगर को देखता है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। और यू हैव अ पंप, जो डॉक्टर राजेश जी ने एक्सप्लेन किया, जो इंसुलिन को एक बेसलाइन देता रहता है, और जब भी हम खाना खाएं तब वो एक्स्ट्रा डोसेस देता है। सो दोनों को साथ में जब मिलाया तो वो क्लोज्ड लूप इंसुलिन पंप हो गया और आर्टिफिशियल पैंक्रियास। सो टिल 2013 ये कॉन्सेप्ट नहीं था। सो इन 2013 लोगों ने दोनों को कंबाइन किया, ये आपका ग्लूकोज सेंसिंग डिवाइस एंड इंसुलिन पंप। बट टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होते ही यू हैव बेटर डिवाइसेस। इनिशियली जो डिवाइसेस थे वो क्या करते थे, एक पंप था विच इज़ कनेक्टेड टू CGMS। सो CGMS अलर्ट तभी करता था जब शुगर लो होता था, सो दैट you could stop the pump. But later on the pumps became advanced कि it could alert both when it was going high and both when it's going low. एंड अभी अभी आप देख रहे हैं तो देर आर हाइब्रिड पंप्स। वो क्या करते हैं, इट कंटिन्यूसली गेट्स डेटा फ्रॉम द CGMS, एंड वो आपका पंप जो है उसका रेट एडजस्ट करता रहता है। और अगर आपने खाना खाया तो यू कैन गिव एन एक्स्ट्रा बोनस विच यू कैन डिसाइड। तो ये हमारा पंप के विषय में था। सो इंडिया में फर्स्ट अप्रूव्ड हाइब्रिड पंप 2020 जनवरी में यूज़ किया था, एंड you know it's little expensive. It comes to around 5.5 lakhs, and then आपको वो रिजर्वायर इंसुलिन, सो कॉस्ट वाइज थोड़ा एक्सपेंसिव है हमारा इंडियन बजट के लिए, बट देर आर पीपल यूजिंग इट। बट ओवर टाइम आई थिंक जब कॉस्ट कम होगा तब आपका यूज़ ज़्यादा होने लगेगा। As of now, not many centers are using this. Thank you, sir. Thank you, Dr. Srinath. So this technology is upcoming और बहुत से इंडिया में भी बहुत से सेंटर्स में यूज़ किया जाता है, बट इवन एज अ डॉक्टर वी आर नॉट वेरी मच फ्रेंडली विद दिस टेक्नोलॉजी। कुछ ही सेंटर्स में इसको अभी यूज़ किया जा रहा है, बट इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स, राइटली सेड। So I would like to another question now to Dr. Abhijit sir. So this is something new, interesting technology, especially for type 1 diabetics, जिसकी queries मेरे ख्याल से आपके पास भी कभी ना कभी पेरेंट्स ने रखी होगी। They want to know the permanent cure of diabetes for their children and success of stem cell transplantation, sir. So what is your advice to parents regarding success of these techniques in Indian context? So with the first point, let us get the message very clear. This is an experimental technology. It is still not mainstream, and we are all, as doctors, we are extremely hopeful that this will become mainstream in time. So now let us first explain now what are the what are the therapies available for us with regard to either stem cells or looking at islet cell transplant.
So islet cells are your cells that are there in your pancreas. So these islet cells, what the researchers have done, they have taken it from a cadaveric donor, and they have now, what are the challenges? So when you put a cell from another body, your own body has cells which fight these cells. So that is again that was one of the major issues when we talk about transplant. So what have the scientists done? They've taken these cells from a donor, they've purified it, and then they have injected these cells into the liver through the portal vein. So now when this purified islet cells from another body has come inside, then these cells start to produce insulin, and we have started to see some kind of advantage with this kind of technology. Now, what are the challenges of this kind of technology? First, we should have enough and plenty donors for us to get these kind of cells. Then the technology in which what we use, once we inject these cells, your body starts to fight the cells immediately. So we use medication called immunosuppressants. And now what the scientists are looking at it, how can we make these immunosuppressants better? How can we make it more safer without much side effects? These immunosuppressants, we used to use steroids as well. Now again, steroids will cause variations. So now we need to have a type of medication which do not have such kind of long-term effects, which can affect the liver, which can affect the kidneys as well. So these are challenges now what the scientists are looking to help after we have injected these cells that are coming in. Next point is, once the cells are purified, the way in which the purification happens of these cells, the extraction and the protection these cells will have once they inject it. So now that is where the research focus is happening. So there are two main focuses. One is the how we are extracting and processing these cells and injecting. Then the next part of it is the immunosuppressant therapy, is where a lot of research work is going on. The next option we have all heard about, stem cell therapy. Again, now this is very, very early, very experimental. So what this stem cell therapy, what is the hope that we are getting from this stem cell therapy? It is to take certain types of cells, which are, again, it can come from fetal blood, it can come from mesenchymal cells, it can come from your bone marrow. So what the scientists are looking at is to reprogram these cells to behave like our insulin pancreatic cells. So again, these are all experimental therapies. We still need more time before it becomes mainstream. There are a lot of centers in America, not lot, few select centers. And when you talk about the registry with regard to this kind of research, we have more than around 1,000 members who have gone through such kind of experimental therapies. And what research has seen is, after they have given this therapy, people have been off insulin for about 3 to 5 years. So again, we need a lot more learnings to get from this kind of therapy. And this is still early years, but it is still exciting. As Shashank sir had mentioned, monoclonal antibody. So now this is a medication which will prevent the progression. So once these antibodies that are destroying the pancreatic cells, once we use these therapies, it is preventing that destruction from happening. So there are a lot of changes that are happening, and it is definitely exciting times. And for sure, these will become mainstream in the next 4 to 5 years. That is the whole aspect with regard to this technology. Thank you, sir. Thank you, Dr. Abhijit. So as we are running with the time, I quickly now wrap up with the remaining questions. So Dr. Rajesh sir, kindly brief us about, and this is a very latest technologies, social media platforms. Like we have a lot of apps and QR code scans and all that things in our day-to-day practice for diabetes management. So how it has helped us in actually diabetes management, kindly guide us for that. Social media platforms, they could be very much helpful for the managing diabetic patients. हमारे पास ऐसे नए नए एप्लीकेशंस आ गए हैं, जैसे कि हम लोग कॉमनली स्मार्ट वॉच, हम लोग बहुत डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं, हमारे पेशेंट भी कई पेशेंट्स यूज़ करते हैं स्मार्ट वॉचेस, और स्टेप काउंटर्स जैसा हम यूज़ करते हैं. अगर इस टाइप के एप्लीकेशंस हैं तो ये हम लोग को फिजिकल एक्टिविटी उसको गाइड करने में हेल्प करता है.
यदि पेशेंट स्टेप काउंटिंग करता है डेली 10,000 स्टेप्स का उसने टारगेट लिया हुआ है, तो जब वो स्टेप्स को काउंट करता है तो उसको पता चल जाता है कि दिन भर में वो कितनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है या उसको और कितनी करना है। तो अपना टारगेट ऑफ एक्सरसाइज या फिर उसका टारगेट अगर पहले कंप्लीट हो गया है तो उससे ज़्यादा ना करे वो फिजिकल एक्टिविटी। ऐसा कार्बोहाइड्रेट काउंटर्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट काउंटर्स और कैलोरी काउंटर्स आते हैं। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिससे कि पेशेंट यदि फूड की फोटो खींच के उसका अमाउंट उसमें लिख दे तो उससे पेशेंट को एक आइडिया लग जाता है ग्रॉसली कि पेशेंट ने कितनी कैलोरी, उस फूड में कितनी कैलोरीज है। तो इस तरह से पेशेंट को हम जो डाइट चार्ट बताते हैं वेदर इट इज यूज्ड फॉर वेट लोअरिंग स्ट्रेटेजी, तो इसमें अगर पेशेंट को कैलोरीज कट डाउन करना है तो हम पेशेंट को कैलोरी काउंटिंग एप्लीकेशन सजेस्ट कर सकते हैं। तीसरा क्यूआर कोड स्कैनिंग। क्यूआर कोड स्कैनिंग डायबिटीज एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल कुछ ऐसे वीडियोस हम लोग बना सकते हैं पेशेंट एजुकेशन से रिलेटेड, कि डायबिटीज़ की जनरल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, हाइपोग्लाइसेमिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है और इंसुलिन इंजेक्शन टेक्निक से रिलेटेड अगर शॉर्ट वीडियोज़ या इन्फॉर्मेशन इस तरह की बना के उसको क्यूआर कोड से हम अगर अटैच कर देते हैं तो पेशेंट को क्यूआर कोड से क्लिक करना है और उससे उसको वो शॉर्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन डाउनलोड हो जाएगी जिसको पेशेंट अपने यूज़ के लिए ले सकता है। क्यूआर कोड आज से 3-4 साल पहले बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आता था, लेकिन अभी 3-4 साल में क्यूआर कोड ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट की वजह से मैक्सिमम बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारी पॉपुलेशन है वो क्यूआर कोड को कैसे यूज़ करना है उससे एक्वाइंट हो गई है। तो क्यूआर कोड से हम पेशेंट एजुकेशन बेटर तरीके से कर सकते हैं। Thank you, Dr. Rajesh. I think this technology की queries unlimited हैं. As we are advancing, so more and more are coming. So, Dr. Srinath, one question for you, sir. So, what are the neural therapies in pipeline which can prove breakthrough in diabetes management? So, just give a glimpse of that to us. So, you're mute. जैसे शशांक सर ने ऑलरेडी बताया है कि देयर इज अ न्यू ड्रग विच इज़ एन एंटीबॉडी टेप्लोजिमैब जो टाइप 1 डायबिटीज़ आने में प्रिवेंट कर सकते हैं, दैट इज़ वन ड्रग। देन एक वंस वीकली इंसुलिन आ रहा है जो इंसुलिन आइकोडेक है। देन देयर इज़ अ GLP-1 और GIP एनालॉग कंबाइंड जो वेट लॉस और ओबेसिटी को टैकल और डायबिटीज़ के साथ टैकल कर रहा है। एंड देन देयर आर लॉट ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस, मतलब एक स्मार्ट पेन आ रहा है जो आप जो डोज लेते हैं वो आपको कैलकुलेट करके आपके स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकता है, सो दैट इट कीप्स अ टैब कि आपने कितना शुगर के लिए कितना इंसुलिन दिया है, कितना डोज बाकी है। एंड देन देयर आर डबल बैरल इंसुलिन पेन्स जो एक बैरल में आपको एक शॉर्ट एक्टिंग एक लॉन्ग एक्टिंग दोनों इंसुलिन यूज़ कर सकते हैं। और कुछ नए मतलब यू हैव नीडललेस इंजेक्शंस, उसका डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि जेट इंजेक्टर्स। देन आजकल नॉन इन्वेजिव वेज ऑफ चेकिंग शुगर्स भी आ रहे हैं, जैसे कि यूजुअली अगर आपको शुगर चेक करना है तो आइदर पिन प्रिक या तो ब्लड सैंपल देना पड़ता है, बट दैट इज़ पेनफुल। तो नॉन पेनफुल मेथड में कुछ लोग आपका टीयर्स का शुगर चेक करते हैं और कुछ लोग सलाइवा का शुगर चेक करते हैं। सो ये दीज आर थिंग्स इन द पाइपलाइन एंड देयर आर सम मेथड्स जो आपका हाथ का जो कैपिलरीज है उसमें आपका सर्कुलेशन के हिसाब से आपका शुगर कितना है वो बता सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रिकिंग और टचिंग फ्लूइड। सो दीज आर द थिंग्स नए नए आ रहे हैं। सो पहले बहुत टेक्नोलॉजी स्लो आ रहे थे, बट इफ यू सी द लास्ट 5-10 years बहुत सारा चेंज हो रहा है। सो दैट्स इट। So Shashank sir, last question from you, and I think that will be the end of the session question, and we want a summary from you also. And this is a very basic question from my side. Even after all this discussion we have done so far, technologies and all these things, if we talk about studies जो अभी हुई हमारे यहाँ होती हैं, we find that Indian diabetic patients are still lagging behind. With an average HbA1c, we still have around 9, 8.5, something like that. So what is the basic lacuna or deficiencies which needed to be corrected at the ground level? Talking about these technologies are the other thing, but आपके अकॉर्डिंग क्या ऐसी डेफिशिएंसीज हैं कि अभी तक हम हमारी डायबिटिक पॉपुलेशन का एवरेज HbA1c एक हैंडसम लेवल तक नहीं ला पा रहे हैं? First of all, congratulations to you, Mona.
and this wonderful team of Abhijit, Srinath, and Rajesh. Congratulations to all of you all for a wonderful exposition. Thank you, And sir. each one of you all have made some very nice points. And I think Mona ji, you have touched upon a very germane point, that despite of our Indian jugaad having affordable, accessible medicines, we are still faltering with a A1C of 8.5 or 9%. And uske kafi karan hai. Many reasons are there for that. I'll answer in English now because I think I was talking in Rashtra Bhasha before that. Number one is that, first of all, we should not be ashamed. All over the world, including America and Europe, their A1Cs are at 8.5. Because human beings are the same everywhere. See, the biggest problem in diabetes is it's a silent disease. There are no symptoms. And they only wake up when they go to our cardiology colleagues or nephrology colleagues. जब बोलते हैं डायलिसिस करना है, जब बोलते हैं हार्ट अटैक आया है, एंजियोप्लास्टी या बाईपास करना है, तब उनकी आंख खुल जाती है या पाव काटना है या आंख का कोई बड़ी सर्जरी करना है. So we have to tell them that the real insurance in diabetes is keeping your A1C below 7%. And इसके लिए ये आप मात्रा रखेंगे या if you keep that level at below 7%, then you will not need to get into complications. That we need to educate our patients and sensitize them without scaring them. Because हमारे यहाँ पे people are reckless and careless also, and they have their own jugaad. Okay, they, whatever you may do, they will have their own brain and they will have their own family member or friend who will poke and toke them कि मैं यहाँ गया और ठीक हो गया. Okay, so that is the first thing. So I have a simple approach for this. A, B, C, D, E, F. A for A1C, keep it below 7%. B for blood pressure, keep it below 120 over 30, 80. C for cholesterol, LDL cholesterol आप 70 के नीचे रखिए. D for diet, E for exercise, F for feed. If you do this simple formula for every diabetic and adhere to it, it's very unlikely कि complications kidney हो या neurological हो या retina हो या heart हो नहीं होगा. And then of course if you use all modern medicines and keep that number to 7%, बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है. They need to be happy. Also क्या करते हैं हम लोग ना, डांटते जो ज्यादा है और इफेक्टिवनेस हमारा कम है थोड़ा सा. तो वी नीड टू बी मोर इफेक्टिव इन गेटिंग द नंबर्स इन अ वेरी राइट वे. यूएस और यूरोप में क्या है कि थर्ड पार्टी रीइंबर्स करता है, तो उनका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो बढ़ता जाता है, तो उनके तनख्वाह से जाता है वो, तो इसलिए उनको थोड़ा पिंच होता है, तो वो थोड़े आंकड़े बेटर आते हैं. हमारे यहाँ पे वैसे नहीं होता है. हमारे यहाँ पे उनका आंख चला जाता है, हार्ट अटैक होता है या किडनी चली जाती है, इट्स वेरी लेट. तो आई थिंक वी नीड टू रिकॉग्नाइज कि हमारे लोगों को जागरूकता, अवेयरनेस जो आप अभी कर रहे हैं आपके प्रोग्राम द्वारा, आपकी सबकी सराहना करता हूं मैं. दिस इज द ओनली वे. एजुकेटेड पेशेंट. जॉसलिन जो एक जगह प्रसिद्ध क्लिनिक है डायबिटीज का, इलियट प्ली जॉसलिन ने कहा था कि एन एजुकेटेड पेशेंट, जिसकी जानकारी है मधुमेह के बारे में या डायबिटीज के बारे में, वो सबसे ज्यादा जिंदा रहता है. और वेल कंट्रोल जो रहता है, A1C जिसकी अच्छी रहती है, उसकी आयु कभी कभी उसके डॉक्टर से भी ज्यादा रहती है. ये भी उन्होंने कहा था, और ये उन्होंने 1920s एंड 30s में कहा था, 100 साल पहले. तो आई थिंक वी शुड ऑल बी कमिटेड कि हमको हमारे पेशेंट्स को सेंसिटाइज करना है, एजुकेट करना है. और हम सब बहुत बिजी है, तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है उनको कि उनको बैठ के उनको समझा सके. तो इसके लिए हमको एक प्रयास करना चाहिए कि हमारे एजुकेटर है, डायटिशियन है, नर्सेस है, ये सबको हमारे साथ सहभागी करके एक टीम अप्रोच के द्वारा और डिजिटल टेक्नोलॉजी द्वारा ये कर सकते हैं. इनफैक्ट टाइप 2 डायबिटीज के लिए तो बहुत आशा है, हम तो रेमिशन में भी जा सकते हैं. तो इसलिए मेरी एक ही दरख्वास्त है आप सब लोग को कि आप हमारे देश के भवितव्य हो. यू आर अवर फ्यूचर. तो आप ईच वन ऑफ यू हैव टू शो पीपल दैट वी कैन ऑल डू इट, बिकॉज वी कैन डू इट एज अ टीम, यू नो. एंड हमारे हर क्लिनिक में हमारी A1C 7% के नीचे, ब्लड प्रेशर, LDL, डाइट, एक्सरसाइज और फिट केयर, इतने सिंपल चीज करेंगे हम, तो हमको लगता है कि कॉम्प्लिकेशन फ्री मधुमेह ये इम्पॉसिबल चीज नहीं है. 2011 में RSSDI का मैं अध्यक्ष था, और मेरी एक मनोकामना थी कि वो साल हमारा फर्स्ट रैंक था, वो चाइना को हारा था. लेकिन हमारा फर्स्ट रैंक होना चाहिए, डायबिटीज केयर कैपिटल होना चाहिए. और इसके लिए हम एक बदलाव ला सकते हैं.
और हमारे पास जितना इनोवेशन, डिजिटल और कॉस्ट इफेक्टिवनेस है दुनिया में और कहीं नहीं है। एक ही है कि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन है, क्योंकि हमारे भारतीय लोगों में एक लेजीनेस की एक स्पेशल जीन है और वो हम थोड़ा सा आलसीपना बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये एक ही चीज को थोड़ा सा पुश करके, थोड़ा सा प्रेम से पुश करके, बिकॉज डांट से कभी कभी नहीं चलता है। हम सब लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डांटते हैं और डांट का जो परिणाम होता है वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। तो प्रेम से उनको समझा के उनको मोटिवेशन हो जाएगा और उनके आजू बाजू में कोई ऐसे मरीज होंगे जिनको कॉम्प्लिकेशन हुए रहेंगे तो फिर थोड़ी जागरूकता आती है, तो उनको समझा के हम कर सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए ये साल का थीम एजुकेशन ही है और आप इसके लिए बहुत अच्छी तरह से सब डॉक्टरों ने आपने सबने बहुत अच्छी तरह से सबको समझाया कि ये हम कर सकते हैं। वी कैन बी द डायबिटीज केयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। एंड एंडोक्राइन सोसाइटी जो लीडरशिप ले रही है इसमें, क्योंकि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ही है जो हमारे बाकी डॉक्टरों को एजुकेट करके भी आगे लेके जा सकती है भारत को इसको। और हमारे आंकड़े, मैं मोना जी आपको एक चीज बता सकता हूँ कि 5-10 साल में हमारे जो आंकड़े होंगे इतने खराब नहीं होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी कॉम्बिनेशन दवाई है, इसके बारे में हमने किसी ने बात नहीं की। हमारे यहाँ पे जितने ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशन है कन्वीनियंस कंप्लायंस के लिए और कहीं नहीं है दुनिया में, और अफोर्डेबल दवाइयाँ भी नहीं है और अफोर्डेबल केयर भी नहीं है। तो और हमारे आयुष्मान भारत भी है, हमारे यहाँ पे जो बहुत गरीब लोग हैं उनको भी सब सुविधा दी जाती है अभी गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो इसलिए आई थिंक हमको निराश नहीं होना चाहिए। और आपने बहुत सही प्रश्न पूछा कि आंकड़े पे हम जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी एक कोशिश हमारे से करेंगे तो ही आगे जाएंगे, नहीं तो हम हमारे आंकड़े वापस पीछे ही रह जाएंगे। थोड़ा सा आलसीपना निकाल के एक पॉजिटिव स्पिरिट से हम जाएंगे तो आई थिंक वी कैन अचीव दिस नंबर्स। थैंक यू सर, थैंक यू। सो एज जैसे हम टाइम से कुछ ज़्यादा ही हमारा हो चुका है, सो टू अवर अदर रिस्पेक्टेड फैकल्टी, आई वांट अ वन लाइन समरी फ्रॉम ऑल ऑफ यू, द मैसेज यू वांट टू गिव टू द पब्लिक। डॉक्टर अभिजीत, फ्रॉम योर साइड फर्स्ट। Be proactive and attack your A1C till it comes in control. डॉक्टर राजेश, फ्रॉम योर साइड। बस यही कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जुडिशियल करें, क्योंकि ये डबल एज स्वॉर्ड है और पेशेंट जो देखना चाहता है नेट पे वो मिल भी जाएगा उसको। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हमको सही प्लेटफॉर्म बताएं, जैसे ये फेसबुक लाइव प्रोग्राम है या ऑफिशियल है, क्वालिफाइड, एजुकेटेड, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिल सके। इसके बारे में यदि पेशेंट का अवेयरनेस है तो हमको इस चीज़ का बहुत जुडिशियली यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर श्रीनाथ। HbA1c को साथ के अंदर रखो और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो। डोंट फॉल फॉर ट्रैप्स एंड टेक्नोलॉजी को अगर अपडेटेड रहेंगे तो यू विल हैव बेटर रिजल्ट्स। थैंक यू। सो लास्ट कमेंट फ्रॉम मी टू ऑल, कि मैं तो यही कहूँगी कि टेक्नोलॉजीज़ का दिमाग में आते ही कि न्यूअर थेरेपीज़ हैं तो महंगी होंगी, तो ऐसा नहीं होता है। तो जनरल पब्लिक के माइंड में ये रहना चाहिए कि इट इज़ ओवरऑल कॉस्ट इफेक्टिव। आज की तारीख में आपको शायद ज़्यादा कॉस्टली लगे, पर लॉन्ग टर्म में वो आपकी मेडिसिन की, आपकी शरीर को फ़ायदा करेगी, जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस प्रूव करेगी फ्यूचर में। तो न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ आर ऑलवेज गुड एंड इट शुड बी अफोर्डेबल, एसेसिबल, जैसे डॉक्टर अभिजीत ने कहा था। और हम इस तरह के सेशंस आगे लाते रहेंगे, बिकॉज टेक्नोलॉजीज इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, सो इट इज नॉट गोइंग टू एंड हियर। सो दिस इज जस्ट अ बिगनिंग and I would thank all the esteemed faculty to be here and sharing their views. So I thank you, all of you, a very thank you, sir. Thank you. Thank you so